गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का हम लोग समसामयिकी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला सबसे पहले क्या है कि भारत की पहली डेंगू वैक्सीन ओडेंगा ओडेंगा टेक 003 को DCGI से मंजूरी प्राप्त हो गई। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI ने जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी ताकेदा ताकेदा की डेंगू वैक्सीन, क्या नाम है, ओडेंगा टेक 003 को भारत में बाजार विपणन की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में डेंगू की रोकथाम हेतु भारत में स्वीकृत होने वाला पहला टीका बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा स्टार लगा लीजिए। और इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई है ना, उसको आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर याद रखना है कौन सा, जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी, और ये भारत ड्रग कंट्रोलर जनरल, ठीक है, ये दो चीज़ें। और ये वैक्सीन का नाम जो है ओडेंगा इसको, और ये कौन सा आयु वर्ग के लिए है, तो 4 से 60 आयु वर्ग के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यह क्यों महत्वपूर्ण है? भारत दुनिया के डेंगू मामले में लगभग 1/3 1/3 वहन करता है, अतः यह टीका सार्वजनिक व स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु एक मील का पत्थर है। सर्वांगीण सुरक्षा, यह टीका बिना किसी पूर्व डेंगू संक्रमण इतिहास की जांच के दिया जा सकता है, ठीक है। तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में इसमें डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर 90.4% की कमी दर्ज की है, ठीक है। इसके तहत टीके के प्रकार के हैं, यह एक लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। खुराक अनुसूची, यह 2 खुराक, कितना है, 2 डोज वाला टीका है, जिसे 3 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। ये भी याद रखना, 3 महीने के अंतराल पर। चारों सेरोटाइप पर प्रभावी, यह डेंगू वायरस के चारों सेरोटाइप, और डेंगू वायरस के 4 सेरोटाइप कौन कौन होते हैं? एक है DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रभावकारिता देखें, दूसरे डोज के 12 महीनों के बाद डेंगू संक्रमण के खिलाफ 80.2% प्रभावकारिता दर्शाई गई है। नेक्स्ट है वैश्विक स्वीकृति, भारत से पूर्व यह यूरोपीय संघ, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 43 देशों में स्वीकृति हो चुका है। मतलब भारत से पहले 43 देशों ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया था। अब अगर हम लोग देखा जाए इसका कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा? विषाणु जनित रोग है, जो मुख्यतः मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। और इसमें क्या होता है, डेंगू में रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसकी संख्या में तीव्र गिरावट आ जाती है। दिल्ली NCR में स्वच्छ परिवर्तन हेतु परिवर्तन योजना, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी NCR में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु परिवर्तन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य पुराने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक और BS6 मानकों वाले स्वच्छ वाहनों से बदलना है। नेक्स्ट देखा जाए वायु गुणवत्ता सुधार, दिल्ली NCR में शीतकालीन स्मॉग और भारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा। हरित बेड़े का आधुनिकीकरण, NCR के लगभग 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को इस आधुनिकीकरण योजना से लाभ मिलेगा। वित्तीय प्रोत्साहन है, पुराने प्रदूषण BS4 या उससे पुराने वाहनों को कबाड़ में देने और नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 वर्षों के लिए मोटर वाहन टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% का छूट मिलेगा। कुल वित्तीय परिव्यय की बात की जाए 9,585 करोड़ में, जिसमें से केंद्र सरकार 5,041 करोड़ की सहायता प्रदान करेंगी। अब इसका पूर्ण रूप देख लेते हैं। पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूएबल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन। थोड़ा लंबा जरूर है बट इसको याद रखना जरूरी है। हल्के वाहन LGV, मध्यम मालवाहक MGV और भारी मालवाहक HGV इसको कवरेज करेगा। संबंध नीति क्या है? यह योजना दिल्ली EV नीति 2026 के लक्ष्यों को गति प्रदान करेगा। इसमें राष्ट्रीय स्क्रैपेज नीति के तहत स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रोत्साहन भी जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर संबंधित विषय में देखें तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है। और BS4 मानक जो है ये 1 अप्रैल 2020 से BS4 से BS6 उत्सर्जन मानकों को अपनाया। BS6 में सल्फर की मात्रा घटकर 10 ppm रह जाती है,
ठीक है। और ये संवैधानिक उपचार में देखें तो ये आर्टिकल 48 का ये और अनुच्छेद 21 से ये संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम लोग आर्टिकल देखते हैं, राम मंदिर दान गबन मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एसआईटी की जांच का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि की कथित गबन के मामले में निष्पक्ष जांच हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच एसआईटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? सार्वजनिक ट्रस्ट में पारदर्शिता। धार्मिक और सार्वजनिक ट्रस्टों में प्राप्त नगद, सोना, चांदी और विदेशी अंशदान के पारदर्शिता लेखा परीक्षण का मुद्दा रेखांकित हुआ है। जांच की स्वतंत्रता। अदालत ने कहा है कि अपराध की जांच में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच सीधे स्वतंत्र एसआईटी की निगरानी में होनी चाहिए। वित्तीय अभिलेखीय प्रकटीकरण। याचिकाओं में ट्रस्ट के गठन से लेकर अब तक की सभी वित्तीय विवरणों, नगद, बैंक हस्तांतरण, डिजिटल भुगतान और एफसीआरए अंशदान को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। मुख्य अगर फैक्ट देखा जाए, तथ्य देखा जाए तो न्यायालय पीठ में सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एच एम पंचोली की 3 सदस्यीय पीठ थी। इसमें मुख्य मांग क्या थी? सीबीआई जांच तथा ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय खातों का इन्वेंटरी करवाना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय के पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा गठित एक स्वायत्त ट्रस्ट है। विदेशी योगदान क्या? ट्रस्ट को विदेशी दान प्राप्त करने हेतु एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त, जिसका ऑडिट अनिवार्य है। सीलबंद लिफाफा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत में दाखिल की है। और नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल देखते हैं, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026। क्या है? विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 एफसीआरए। और संसदीय चिंताएं क्या है? संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 को लेकर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह कानून भूतलक्षी रूप से लागू नहीं होगा। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? संपत्ति अधिग्रहण प्रावधान। विधेयक के एक चिंताजनक खंड के अनुसार यदि कोई संस्था विदेशी धन का विवरण देने में विफल रहती है तो उस धन से निर्मित संपत्ति जैसे स्कूल या अस्पताल सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है। स्थानीय बनाम विदेशी धन। संगठनों का तर्क है कि निर्मित संपत्तियों में 80% धन स्थानीय संसाधनों का और केवल 20% विदेशी होता है, अतः पूरी संपत्ति का अधिग्रहण तर्कसंगत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम एनजीओ स्वतंत्रता। विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने और सिविल सोसाइटी संगठनों की स्वायत्तता के बीच संतुलन आवश्यक है। अब अगर देखा जाए नोडल मंत्रालय, एफसीआरए का प्रशासन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एसबीआई शाखा अनिवार्य। सभी विदेशी अंशदान अनिवार्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई नई दिल्ली मुख्य शाखा के विशेष एफसीआरए खाते से प्राप्त होने चाहिए। प्रशासनिक वय सीमा। एफसीआरए 2020 संशोधन के तहत प्रशासनिक खर्चों हेतु विदेशी धन के उपयोग की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई है ना, ये भी याद रखेंगे। वार्षिक रिटर्न क्या है? पंजीकृत संस्थाओं को प्रति वर्ष आयकर रिटर्न और गृह मंत्रालय को उपयोग प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। अवैध हस्तांतरण। एफसीआरए के तहत प्राप्त धन को किसी अन्य गैर एफसीआरए पंजीकृत संस्था को हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। नेक्स्ट अपार आईडी और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑप्ट आउट विकल्प अनिवार्य घोषित। अभी क्या है अपार आईडी, इसको देखते थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा देश भर में लागू की जा रही ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये क्या है? अपार का पूर्ण रूप है। प्रणाली छात्रों और अभिभावकों के लिए पूर्णतः ऐच्छिक होगी और सहमति फॉर्म में ऑप्ट आउट अस्वीकृति का विकल्प शामिल करना अनिवार्य होगा। निजता का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी निर्णय 2017 के आलोक में छात्रों के जैविक और शैक्षिक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपार का उद्देश्य छात्र की पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की शैक्षणिक यात्रा का एक डिजिटल ट्रैक तैयार करना है। कंपलसरी ना होना। ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्णय को देश भर में लागू करते हुए स्पष्ट किया गया है कि सहमति न देने पर छात्र को प्रवेश या परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आगे देख लेते थोड़ा।
अपार का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अंकात्मक पहचान, यह प्रत्येक छात्र के 12 अंकों की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कितने? 12 अंकों की एक विशिष्ट आजीवन शैक्षणिक पहचान संख्या है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एबीसी से लिंकेज या डिजिट लॉकर और एबीसी से जुड़ा हुआ है, जिससे क्रेडिट ट्रांसफर आसान होता है। कार्यान्वयन संस्था शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। न्यूनतम नाबालिग छात्रों हेतु अभिभावकों की स्पष्ट सहमति अनिवार्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 बच्चों को डेटा प्रसंस्करण हेतु अभिभावकीय सहमति को अनिवार्य बनाता है। ये रिवीजन पॉइंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मूल्य निर्धारण मॉडल। जून 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI आधारित मुद्रास्फीति बढ़ाकर लगभग 10% के समीप पहुंच गई है। आर्थिक विश्लेषण के अनुसार यह मुद्रास्फीति अत्यधिक मांग, एक्सेस डिमांड के कारण नहीं, बल्कि ईंधन की वैश्विक कीमतों में वृद्धि और अपर्याप्त मानसून से खाद्य कीमतों पर बड़े दबाव के कारण हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कितना इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, 10% इन्फ्लेशन हो गया है। और इन्फ्लेशन को होना कितना चाहिए? ठीक है, तो ये 2 से 4% तक का होना चाहिए, इसको आदर्श माना जाता है। ठीक है, यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो मांग जनित बनाम लागत जनित औद्योगिक निर्मित वस्तुओं में मूल्य वृद्धि लागत चालित होती है, जबकि प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में यह आपूर्ति झटके से प्रेरित होती है। कालेकी का संरचनात्मक सिद्धांत। पोलिश अर्थशास्त्री माइकल कालेकी के अनुसार औद्योगिक वस्तु में लगान निर्धारित होती है, जबकि प्राथमिक वस्तु में मांग आपूर्ति निर्धारित होती है। कर नीति में प्रतिचक्रीय उपाय। क्रूड ऑयल की वैश्विक कीमतें बढ़ने पर सरकार को पंप कीमतों को नियंत्रित करने हेतु उत्पाद शुल्क घटाने की सलाह दी गई है। अगर एग्जाम की फैक्ट की बात की जाए, WPI का प्रकाशन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक जारी होता है। WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। WPI के 3 घटक हैं, एक विनिर्मित उत्पाद है, प्राथमिक वस्तुएं हैं और ईंधन और बिजली है। अगर विनिर्मित उत्पाद की बात की जाए तो ये 64.23% है, प्राथमिक वस्तुओं में 22.62% है और ईंधन बिजली में 13.15% है। सेवा क्षेत्र का WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। RBI के मौद्रिक नीति सूचकांक। RBI नीतिगत ब्याज दरों रेपो रेट तय करने हेतु WPI के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI संयुक्त का उपयोग करता है। अब इसको अगर हम लोग देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी में यह आता है। CPI बनाम WPI। CPI उपभोक्ता स्तर पर सेवाओं और वस्तुओं को मापता है, आधार वर्ष का 2012 है, जबकि WPI केवल थोक स्तर पर वस्तुओं को मापता है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है? RBI हेतु वैधानिक CPI का लक्ष्य जो है 4% और 2% प्लस माइनस है, यानी कि 4 + 2 6% तक ये भी जा सकता है और 4 से 2 यानी कि -2% तक हो सकता है। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा या फिर इससे अगर कम आता है तो ये सोचनीय विषय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और चलिए अब हम लोग आ गया क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन लगाने का देखते हैं कि आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन से इस सेशन को अटेंड किया है। आप क्वेश्चन लगाइए। हाल ही में स्वीकृत डेंगू की पहली वैक्सीन के संदर्भ में यानी कि कोडेंगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है जो डेंगू के चारों सेरोटाइप के खिलाफ प्रभावी है। ठीक है, दो ध्यान दे वर्ड में ध्यान देंगे आप लोग। इस टीके को केवल उन्हीं व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्हें पूर्व में डेंगू का संक्रमण हो चुका है। नहीं, ये सब तो कोई प्रावधान नहीं था। इसे भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI द्वारा 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों हेतु अनुमोदित किया गया। ये सही है और 1 और 3 सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रही परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा से चलने वाली कृषि पंपों का वितरण करना? नहीं। दिल्ली एनसीआर में पुराने प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक एंड BS6 वाहनों से बदलना? क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? FCRA का प्रशासन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है,
तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। सॉरी, एफसीआरए का प्रशासन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता है। किसी भी संस्था को विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा में खाता खोलना अनिवार्य है। हाँ, ये सही है। एफसीआरए के तहत प्राप्त धन का उपयोग प्रशासनिक खर्चों हेतु अधिकतम कितना 20% तक ही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं होता, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई 12 अंकों की विशिष्ट शैक्षणिक पहचान है। हाँ, ये तो है ना। और नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशानुसार स्कूली शिक्षा के लिए इस आईडी में शामिल होना अनिवार्य मैंडेटरी तो नहीं है। यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी और डिजी लॉकर में एकीकृत है। हाँ, ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो 1 और 3 किस में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो WPI का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011-12। हाँ, ये सही है, 2011-12 ही आधार वर्ष है। WPI की टोकरी में सर्वाधिक भार प्राथमिक वस्तुओं का है? नहीं, सर्वाधिक भार प्राथमिक वस्तुओं का नहीं होता है। WPI में केवल वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन को मापा जाता है, जब इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। हाँ, 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। डेंगू बीमारी उत्पन्न करने वाले वायरस और उसके वाहक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जैसे रोग है डेंगू वायरस और प्राकृतिक वाहक है एडिज एजिप्टी। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। ये आपका 4 ऑप्शन। ठीक है, तो एक डेंगू वायरस में 4 अलग अलग सेरोटाइप होते हैं, तो कथन तो सही है। एक सेरोटाइप से होने वाले संक्रमण अन्य सभी सेरोटाइप के खिलाफ आजीवन सुरक्षा प्रदान करते हैं? नहीं, आजीवन सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये सही है और आर गलत है। किसमें है ये? सी ऑप्शन, इसमें ये सही, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BS6। उत्सर्जन मानकों के संदर्भ में BS4 की तुलना में कौन सा मुख्य सुधार किया गया है? ठीक, तो ईंधन में सल्फर की मात्रा 50 ppm से घटाकर कितना किया गया? 10 ppm। ये हम लोग पढ़े, तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत में लगान जनित लागत जनित मुद्रास्फीति का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, तो ये है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होना? नहीं। कच्चे माल, ईंधन या मजदूरी जैसी उत्पादन लागतों में वृद्धि होना? हाँ, इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में सार्वजनिक और धर्मार्थ ट्रस्टों के नियमन के संदर्भ में विशेष जांच दल का गठन किस अनुच्छेद या प्रावधानों के तहत न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रीट की अधिकारिता के अंतर्गत यह आता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, क्वेडेंगा क्या है? तो ये का हो जाएगा आपका, ये डेंगू रोधी टीका है, तो ये का क्या हो जाएगा? ये का 2। ठीक, अपार क्या हो जाएगा? अपार हो जाएगा ये अपार का 4, यानी कि 12 अंक की छात्र शैक्षणिक पहचान हो जाएगा। परिवर्तन क्या हो जाएगा? परिवर्तन का हो जाएगा 1। हरित परिवहन और वाहन स्क्रिपेज। और WPI क्या जाएगा? WPI हो जाएगा 3। तो किस में है? 24-13। कौन सा ऑप्शन में है 24-13? उसको देखना हम लोग। 24-13 हम लोग का ऑप्शन ये में ही है, तो ये इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है और उसको देख लेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।